अब आगे बढ़ेंगे और अगले सत्र की बात करेंगे। कमिटी सिस्टम इन पार्लियामेंट, यानी संसद में समिति प्रणाली पर बात होगी। हम जानते हैं कि जो संसदीय समितियां हैं उन्हें मिनी संसद भी कहा जाता है। ये इतनी अहम है हम सभी के लिए। इन समितियों के पास बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, साथ ही बहुत ताकत भी होती है। संसदीय समितियां जनता और संसद के बीच की अहम कड़ी की तरह होती है, क्योंकि ये समिति जनता से सुझाव मांग सकती हैं, पेशेवरों की सलाह भी लेती हैं और खुद अहम विषयों का चयन भी करती हैं। और संसदीय समितियों से जुड़े हर विषय पर, हर बारीकी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं और इसके बाद के सत्रों में भी काफ़ी अहम विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। थोड़े ही समय में हम कमिटी सिस्टम इन पार्लियामेंट पर चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। आपको तो जरूरत है ना एमपी लेड फंड क्या? ठीक है, उधर आ जाओ। अरे वो बैठ जाएंगे उधर। ठीक है। आप तो कह दो कि जो 5 करोड़ ये मिल रहा सरकार से, 5-5 करोड़ हम दे देंगे यार, ले जाओ यार, क्या दिया। ये हमारा एमपी लेड जो है तो सब लोग बांट लो 10-10 लाख रुपए। कोलिन ला के ना मार दे फटाफट लिया। वो ला के लाई तभी तो पता लगा। कुर्सी तो नहीं डाली।
कुर्सी लगानी है। किसी मुद्दे की ओर संबंधित मंत्री का ध्यान दिलाने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को प्रश्नकाल के तुरंत बाद लिया जा सकता है। प्रस्ताव पर एक दिन में 30 से 45 मिनट का समय दिया जाता है। प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को अपने विषय को रखने के लिए 10 मिनट का समय मिलता है। प्रस्ताव के लिए बाकी सदस्यों को चर्चा के लिए 5-5 मिनट का समय मिलता है। प्रस्ताव का उद्देश्य महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ संबंधित मंत्री ध्यान दें। हमारे बीच माननीय लोकसभा सदस्य श्री जगदम्बिका पाल जी आ चुके हैं, जो कि अब आगे वाले सत्रों पर हमारे साथ अपने अनुभव साझा करेंगे।
श्री जगदम्बिका पाल जी जो डोमरियागंज उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर रहे हैं, 18वीं लोकसभा में सांसद के तौर पर यह उनका चौथा कार्यकाल है। कई संसदीय समितियों से भी श्री जगदम्बिका पाल जी जुड़े हुए हैं। चेयरपर्सन रहे हैं आप स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी, साथ ही स्टैंडिंग कमेटी ऑन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके अलावा चेयरपर्सन रहे हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के। साथ ही कई संसदीय समितियों से वो सदस्य के तौर पर भी जुड़े रहे हैं। कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, जनरल पर्पसेस कमेटी लोकसभा, कंसल्टेटिव कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जॉइंट कमेटी ऑन द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल के भी आप मेंबर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों में आपका लंबा अनुभव रहा है। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनके 2 टर्म रहे हैं सदस्य के तौर पर 1982 और 1993 में। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं वो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 3 कार्यकाल में वो जुड़े रहे सदस्य के तौर पर। साथ ही सन 2000 में वो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। आगे कमिटी सिस्टम इन पार्लियामेंट यानी संसद में समिति प्रणाली पर जगदम्बिका पाल जी चर्चा करेंगे हम सबके साथ, और इसके बाद एक सत्र होगा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को लेकर यानी संसदीय विशेषाधिकार, उसमें भी आप अपने अनुभव साझा करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आएं। इसके अलावा कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो इस विषय पर चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। हमारे साथ श्री श्रीनिवासलू गुंडा, जॉइंट सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटेरिएट, हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही श्री R.K. सूर्यनारायण, जॉइंट सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटेरिएट, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए हम कमेटी सिस्टम इन पार्लियामेंट पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संजीव शर्मा और संतोष कुमार। इसके अलावा 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, श्री संजीव शर्मा जी और श्री संतोष कुमार जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। Should I start? If somebody will. No. I think so. I should take lead, no? Okay. First of all, I would like to extend my heartiest welcome to all newly elected members of Parliament. I am really happy that now our Parliament is sine-die. Earlier it was, I think, for up to 12, and even then, now today is Saturday, tomorrow Sunday, and you have not to be supposed to be in Parliament on Monday. Even then, this August gathering, I had played my full inning in Parliament, parliamentary life. But now I am quite sure, I am very, very hopeful that at least in future, your presence, it shows that amount of your sincerity, amount of your parliamentary wisdom, at least our parliamentary democracy will be very strong, and it will be emerged and it will be a role model, not for any other neighboring southeast country, even throughout the world also. So I must congratulate to all of you. Thank you very much. मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, वो दी गई है कि रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी,
तो मैं समझता हूँ कि आप में से लोगों को सवाल भी करना चाहिए कि इफ़ देयर ये पार्लियामेंट, तो व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, क्योंकि ऑलरेडी पार्लियामेंट देयर on the floor of the house we can discuss in length also, and either bill or any parliamentary business. Only parliament is meant for those purposes. But I think so the work done by the parliament in modern time is not only buried in nature but considerable in volume also. अब काम की इतनी अधिकता बढ़ गई है कि आज आप महसूस करें कि किसी समय में जो पार्लियामेंट की कमेटियां थीं वो बनी थीं, हमारी कमेटी ऑन एस्टीमेट्स, सबसे पहली कमेटी जो बनी इस देश में वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनी 1921 में, जो गवर्नमेंट की स्क्रूटनाइज करती थी एक्सपेंडिचर को, क्योंकि गवर्नमेंट इज मेंट फॉर जस्ट टू प्रोवाइड गवर्नेंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वट एवर द पार्लियामेंट विल सैंक्शन द मनी, तो गवर्नमेंट विल स्पेंड। तो जो पैसा खर्च होता है, जिसको आप पार्लियामेंट से संस्तुति देते हैं या पार्लियामेंट से सैंक्शन करते हैं, उसकी स्वीकृति देते हैं, वो पैसा मंत्रालय जिस हेड में दिया है उसको ठीक से खर्च कर रहा है। उस एक एक पैसा का जो पब्लिक के एक्सचेकर का पैसा है, जनता की गाढ़ी कमाई का या टैक्सपेयर का पैसा है, वो देश के गुड गवर्नेंस में, देश के विकास में या पार्लियामेंट द्वारा बनाई जा रही जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम्स हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं पे खर्च हो रहा कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए आज़ादी के पहले ही 1921 में मतलब महसूस किया गया, क्योंकि 1919 का एक्ट रहा, 1941 का एक्ट था, तो आज़ादी के पहले ही हमारा एक्ट आ चुका था। तो 1921 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हुई, जो एक तरह से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को स्क्रूटनाइज करती थी, और ये था कि एक पैसा भी जिस मद में स्वीकृति हुई है वो उसको खर्च किया जाए। लेकिन आप देखते हैं आज कितने बड़े पैमाने पे पैरा ऑडिट बनते हैं। पैरा ऑडिट क्या होता है कि जो एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के द्वारा दिए गए पैसे को जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज या मंत्रालय खर्च करते हैं, उन मंत्रालयों का पैसा सही खर्च हो रहा कि नहीं हो रहा। We don't have any mechanism. मतलब you have given only because of your sanction this money can be spent by the ministry or the departments, but you don't have any this audit power या you can't scrutinize all these things. तो वो फिर पैरा ऑडिट करने का काम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना जो इंडिपेंडेंट होगा, और वो कंट्रोलर ऑडिट ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। तो वो हर मंत्रालय को रैंडम लेते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के कुछ सालों का, कि जो पैसा उनको मिला था मंत्रालय में, उस पैसे का कितना सदुपयोग हुआ या उस पैसे का कहीं भी कोई ओवर एक्सपेंडिचर हुआ या कहीं दूसरे हेड में गया। तो आप देखते हुए पैरा ऑडिट बनता है कि मतलब उनको उन पे सवाल किया जाता है कि ये कहीं ना कहीं ये जो आपका है ये पैरा ऑडिट है कि आपने इस पैसे का ठीक से सदुपयोग नहीं किया। तो उस मंत्रालय को तब तक उन सवालों का जवाब देना होगा कि जब तक कि वो पैरा एड्रेस ना हो जाए। और होता क्या है, जब इस तरह का कोई पैरा बनता है तो वो पैरा अगर मंत्रालय का है तो उसके लिए पीएससी होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है। तो स्पीकर साहब रिफ़र कर देते हैं कि अगर जिस पैसे को उन्होंने मंत्रालय ने खर्च किया, सीएनजी ने पैरा ऑडिट किया है, तो अब वो पीएससी कमेटी को आए, पीएससी कमेटी उसको एग्जामिन करे कि इस पैसे का सही सदुपयोग हुआ है नहीं हुआ। जो पैरा ऑडिट ने बनाया है उसमें एविडेंसेज बुलाएं, उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को या उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को, जो भी उससे संबंधित है, वो लगातार। तो एक तरह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पूरे देश के गवर्नमेंट के उस मंत्रालयों के पैसे का स्क्रूटनी करती है और उसके प्रति वो जवाबदेह होते हैं। दूसरी बात कि आप देखते हैं कि पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होती है, डिपार्टमेंट तो सरकारी हो गए, लेकिन सार्वजनिक उपक्रम और निगम जो होते हैं वो पब्लिक अंडरटेकिंग, उसमें डे टू डे अफेयर्स में गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो, तो उनको एक तरह से ऑटोनमस बॉडीज होती हैं और हर मंत्रालयों में पीएसयूज होती हैं। जैसे आप एनर्जी में है,
तो NHPC है, NTPC है, PFC है, REC है, रिन्यूएबल में इरेडा है, पेट्रोलियम में इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, सभी में होती है। स्टील में सेल है, NMDC है, इस तरह की कमेटीज होती है। तो PSU के लिए भी CNG वही सेम प्रक्रिया अपनाती है और वो पैरा ऑडिट बनाती है। तो उसके लिए PSC नहीं होती, उसके लिए एक दूसरी कमेटी होती है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। वो 1964 में बनी, आज़ादी के बाद, जब लगा पार्लियामेंट को, सरकार को कि इतना पैसा हम दे रहे हैं पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटीज़ को और उसके लिए उसको स्क्रूटनी करने के लिए कोई कमेटी नहीं है। तो जैसे 1921 में PSC कमेटी बनी, उसी तरह से 1964 में कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बनी। और उसके बहुत बाद जा कर के 93 में मतलब लोगों को लगा कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स की पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं या डिमांड्स फॉर ग्रांट्स हैं, जैसे हर मंत्रालय का डिमांड्स फॉर ग्रांट होता, जो अभी आप फॉर्चुनेट लकी हैं कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका अब हो रहा है। उसके पहले आपको कम से कम एक अनुभव हो गया पार्लियामेंट में, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण वाला सत्र भी और ये बजट के सत्र में भी, तो काफ़ी एक अनुभव आपको हुआ। तो अब आपने उस अनुभव में देखा होगा कि आपने एक जनरल बजट पे आपने हिस्सा लिया होगा। जनरल बजट के बाद फिर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा के लिए कुछ तय करती है, राज्यसभा के लिए कि कम से कम कुछ डिपार्टमेंट्स लिए जाएंगे जिस पे सदन में चर्चा होगी। इतने डिपार्टमेंट्स हैं, स्वाभाविक है सबकी चर्चा नहीं हो सकती। तो मान लिया 4 या 5 डिपार्टमेंट ले लिए गए। फिर उसके बाद गिलेटिन होता है जो आपने पिछली 5 तारीख को किया। फिर फाइनेंस बिल आता है। फाइनेंस बिल में आपका टैक्स का स्ट्रक्चर आता है कि टैक्स के रिफॉर्म्स कैसे होंगे या फ्यूचर में आपको अपने उन चीज़ों को अचीव करने के लिए किस तरीके का टैक्स का रिफॉर्म होगा, वो फाइनेंस बिल के थ्रू होता है। उसके पास होने के बाद आपका बजट पास हो जाता है। अब ये बजट पास हो गया तो डिपार्टमेंट्स में, अब CNG में भी अगर PSC में जो मेंबर आएंगे, हमारे साथ सारंगी जी बैठे हैं, वो मेंबर हैं। हम लोग 8-8 साल पहले का PSC में स्कूटी करना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर बहुत पुराना कोई पैराडिट आया है, ऑफिसर्स रिटायर हो गए हैं, कुछ ऑफिसर्स जवाब दे रहे हैं, तो आप ये जो बात मैंने कही कि भाई अगर पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट्री कमेटी की क्या जरूरत है, एक्चुअली पार्लियामेंट कमेटी ही आज भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को या आपकी इस प्रणाली को सबसे ज़्यादा मजबूत कर सकती है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में अगर देखिए आपके पास प्रिविलेज है तो आप कोई सवाल अगर आप पार्लियामेंट में पूछते हैं या कोई सजेशन देते हैं, कोई क्रिटिसिज्म करते हैं, तो उसमें जवाब कौन देता है? ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस whatever concerns raised by the honorable members parliament, either if you are raised any query, questions या through question hour या in other form of means, तो only minister is accountable to you. तो मंत्री अपने विभाग के बिहाफ पे आपके सवालों का जवाब देता है। तो तात्पर्य यह है कि मंत्री अपनी मंत्रालय की तरफ से जवाब दे रहा है, लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी चाहते होंगे एग्जीक्यूटिव हेड से। एग्जीक्यूटिव हेड इधर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या डिपार्टमेंट का रिलेटेड एनी ऑफिसर, ही नॉट अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में मंत्रालय के थ्रू, मंत्री के थ्रू है, क्योंकि वहाँ आप उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते। ये पार्लियामेंट्री कमेटी आपको इतना बड़ा अवसर देती है कि इस पार्लियामेंट्री कमेटी में जब आप बनेंगे, आप इसके सदस्य बनेंगे, तो आप यकीन करिए कि जिस कमेटी में अगर आप बनेंगे, मैं तो आपको राय दूंगा कि आप जरूर इसमें इंटरेस्ट, और तभी आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि जिस चीज़ के लिए अगर पीपल हैव गिवन यू मैंडेट, यू आर ए फॉर्चुनेट लकी कि नाउ इफ यू हैव बीन नाउ यू हैव बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंट्री फ्रॉम योर इलेक्टोरल कॉलेज, तो आप इतना बड़ा 20 लाख लोगों का कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं। तो 20 लाख लोगों को लेकर के अगर आप आए हैं तो किस लिए आए हैं? इस देश की जनता ने आपको चुना है मुख्य रूप से इसी पार्लियामेंट में कि योर पार्टिसिपेशन शुड बी इन मेकिंग पीस ऑफ लेजिस्लेशन। आप कानून बनाने के लिए चुने गए हैं। ये देश के कुछ सौभाग्यशाली 543 लोग हैं जिनको देश की जनता ने उस देश के लिए कौन सा कानून हो
उस कानून को बिना आपके द्वारा बहस के, बिना आपके द्वारा सजेशन के, बिना चर्चा के देश में कानून नहीं बन सकता। कानून आपके वोटिंग से बनता, आपके अधिकार से। तो इस देश का कोई भी कानून अगर आपके अधिकार से बन रहा है, तो इतना बड़ा प्रिविलेज, इतना बड़ा पावर अगर आपको मिला हुआ है, तो उस पावर में मुझे लगता है कि फिर आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है। आप देखते हैं कि अभी पार्लियामेंट में 18th पार्लियामेंट शुरू हुई, उस 18वीं लोकसभा में मैं आप सब लोग ज़्यादातर पहचान रहा हूँ जो लोग सदन में बैठने वाले हैं। लेकिन क्या नहीं लगता आपको कि सदन की चर्चा हम करते रहते हैं, 0 आवर हो या शाम को कोई बिल चल रहा हो, ये ठीक है, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष कोई सवाल नहीं उठाता, अगर कोई कोरम का सवाल उठा दे तो शायद सदन स्थगित हो जाए। तो आपने कल्पना कि 281 सांसद नए आए हैं। अब वो 281 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दोज हु आर फॉर्चुनेट लकी कि पीपल हैव गिवन फुल फेथ, कॉन्फिडेंस, और वो 281 में मैं कहता हूँ आज भी शायद 80 लोग मौजूद हैं। तो मैं इन 80 लोगों को तो निश्चित तौर से आपको प्रणाम करता हूं कि भारत की पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को की रक्षा कोई करेगा तो आप ही करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं निश्चित तौर से। क्यों नहीं भाई, मुझे आज अयोध्या में पहले से मैंने टाइम दे रखा था, पूरे यूपी के ग्रामीण बैंक का एक कॉन्फ्रेंस थी, मैं चीफ गेस्ट था। अब मुझे तय करना था कि मैं उसमें जाऊं या इसमें। हमारे एक आज साथी नेक्स्ट सेशन भी है किसी का, वो नहीं है, उस सेशन में भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए तो आप कम से कम जनता का जो विश्वास है, आपके ऊपर कोई राइडर नहीं है। खुद अपने कॉन्शियस से सोचें कि हम क्यों ना पार्लियामेंट में 11 बजे आएँ और महत्वपूर्ण विषयों में क्यों न बैठें। आपको न भी बोलना हो तब भी बैठिए। आप जानते हैं कि टोटल डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी 24 है। टोटल अगर मानी जाए तो 56 कमेटीज़ हैं और उस 56 कमेटीज़ बना दी गई, जिसमें जॉइंट स्टैंडिंग कमेटीज़ है 31, जिसमें 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ है। मतलब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी, पेट्रोलियम, यूडी एंड ऑल दीज थिंग, जितने डिपार्टमेंट हैं। 7 अदर दैन डीआरसीज है और 25 ऐसी कमेटी हैं जिसमें 13 केवल लोकसभा के होंगे, जैसे एस्टिमेट कमेटी है। 12 राज्यसभा के, जिसमें केवल राज्यसभा के सांसद होंगे। इस तरह से 56 कमेटीज हैं। मतलब मैं उसमें बहुत समय नहीं लेना चाहता हूँ। अब जैसे लोकसभा की है कमेटी ऑन पिटीशंस, कमेटी ऑन प्रिविलेजेज, कमेटी ऑन एथिक्स, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेज, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, या इसी तरीके से लोकसभा राज्यसभा की है। मैं भी पिछली बार कमेटी का चेयरमैन था। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, मैं आपके सामने विनम्रता से केवल मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मुझे तो ये भी नहीं तय था कि मैं 18वीं लोकसभा में आऊँगा, क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना कि नहीं लड़ना। मैं तो सोचता था कि अब मैं 5 बार विधायक रह लिया, 3 बार पार्लियामेंट रह लिया, 8 बार काफ़ी था 40 साल। अब पार्टी ने तय कर दिया कि नहीं आपको फिर लड़ना है, तो मान लिया। अब मुझे पार्टी ने अगर कह दिया और मैं लड़ा आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से मैं चुन के आ गया, तो मैं 80 ईयर्स तक रहूँगा। लेकिन आप देखते होंगे कि मैं पार्लियामेंट में जब भी आप में से कोई उपस्थित होता होगा तो मुझे कहीं न कहीं बैठे हुए मिलते होंगे। तो अगर जगदम्बिका पाल बैठ सकते, सारंगी जी आज आपके नए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कैम्प में, इसमें वर्कशॉप में आ गए हैं, आखिर ये सीनियर इनका भी दूसरा या तीसरी बार होगा, या पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं, तो आप अपने जीवन का हिस्सा ये क्यों न बनाएं कि हम सदन में बैठेंगे। और जब सदन में बैठेंगे, अगर आप नहीं बैठेंगे तो कुछ दिन बाद फिर आप में एक कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पाएगा। चाहे आप 3 बार जीत के आ जाएं, 4 बार जीत के आ जाएं, पार्लियामेंट में आपकी बोलने का कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पाएगा। और जब शुरू से बैठेंगे, लोगों को सुनते रहेंगे, बोलना शुरू करेंगे, लोग आपको बधाई देंगे, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और आप ये नहीं सोचिए कि उससे कोई आपको स्वांतः सुखाए हो। जिसने आपको चुन कर के भेजा है,
जब वो लोकसभा चैनल पे आपको लोकसभा की प्रोसीडिंग में भाग लेते हुए देखता है तो आप यकीन करिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, आपका चेहरा वो नहीं होता है, उनका स्वयं का चेहरा होता है और अपने को वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो इट इज रियली मैटर ऑफ प्लेजर एंड प्राउड फॉर योर इलेक्टोरल कॉलेज। मैं पहली बार 2009 में जीता, कांग्रेस पार्टी से लड़ा था। उस समय कांग्रेस पार्टी 0 हो गई थी यूपी में। इसके बावजूद हम चुन के आ गए। क्यों? लोग कहते थे साहब हमने आपसे पहले जिसको भेजा 5 साल वो पार्लियामेंट में एक बार भी नहीं बोले। अच्छा, मुझे असेंबली में बोलते देखते थे लोग। तो आप यकीन करिए जहाँ यूपी में कोई कुछ सीटें भी नहीं आई, उसमें से हम चुन करके आ गए। तो जनता आपको वॉच करती है। ऐसा नहीं कि इलेक्टोरल कॉलेज आपको या आपका वोटर आपका मूल्यांकन नहीं करता। बिल्कुल वोटर आपका मूल्यांकन करता है। तो जब वोटर मूल्यांकन करता है और आपने सार्वजनिक जीवन ऑप्ट किया है, मान लिया आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेशनल आप इंडस्ट्रिस्ट हैं, कोई कुछ हैं, तो ऐसा नहीं कि मतलब यू हैव ज्वाइन, आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं हमारे बैठे हैं सर, या मीन्स हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो यू हैव नॉट ज्वाइन दिस पॉलिटिक्स ओनली बिकॉज ऑफ ब्रेड एंड बटर। You have opted, if you have joined politics, because of your conviction, your commitment to serve the people, to serve the common man, society, और एक आपको उससे संतोष मिलता है। तो जब आपको ये मिलता है तो स्वाभाविक है कि जिस काम की जिम्मेदारी दी जाए उस काम को आप पूरी जिम्मेदारी से करें। आप यकीन करेंगे ये 56 कमेटीज है। मैं लास्ट ईयर की बात करता हूँ, 2 साल की, कि मैं जब मतलब आई वॉज चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी, उसके पहले मैं यूडी का था। मैं 1 साल की बात करता हूँ। जब मैं एनर्जी कमेटी का चेयरमैन था तो आप यकीन करेंगे कि 1 साल में मैंने कितनी मीटिंग की। 1 साल में, मतलब सितंबर में कमेटी बनती है, सितंबर में फिर बदल जाते हैं, और 12 महीने में हाउस भी चलता है 4 बार 3 बार, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। कमेटी के 2 बार टूर जाते हैं। फिर भी मैंने 1 साल में 34 सिटिंग्स हमने एनर्जी कमेटी की जो 56 कमेटीज में सबसे हाईएस्ट थी। तो भाई मैं ये कह सकता हूँ कि ना आई एम फ्रॉम ऑक्सफोर्ड बैकग्राउंड, ना आई एम फ्रॉम एनी CBSE बैकग्राउंड, आई एम ओनली जस्ट फ्रॉम माई वेरी रूरल बैकग्राउंड। और मुझे कोई, आई एम नॉट सपोज टू बी वेरी ग्रेट पार्लियामेंटेरियन, but only I am a sincere to my profession. If I have been assigned for this job, so I thought it is my duty to learn and to discharge my duty with full of sincerity and with honesty. तो उस honesty के साथ मैं करने की सोचता हूँ। और आप सोचिए कि एक चर्चा शुरू हो गई स्पीकर के साथ, आप लोगों को अनुभव आएगा। स्पीकर साहब से हमारे तमाम चेयरमैन कहते थे, ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है, हमारी कमेटी के भी डायरेक्टर थे, आप भी हमारे डायरेक्टर रह चुके हैं, तो सभी कहते थे साहब वो 31 लोगों की कमेटी है, कमेटी के लिए ये भी जान लीजिए कि 1/3 चाहिए कोरम पूरा होने के लिए। अब आप कमेटी जब शुरू करेंगे तो 10 कम से कम चाहिए। तो महीने में 1-2 मीटिंग बुलाती हैं करीब करीब हर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। उस 2 मीटिंग में भी 10 लोग नहीं आते। तो स्पीकर से लोग कहते साहब ये कोरम का काम ख़त्म कर दिया जाए। 5 लोग आ गए, अधिकारी आ गए, लैक ऑफ कोरम, वी कुड नॉट जस्ट टेक एनी एविडेंसेज फ्रॉम द ऑफिसर्स। और उनको भी ख़राब लगता है, देखिए MP ने बुला लिया, कोई विशाखापट्टनम से आ गया, कोई बंगाल से आ गया डिपार्टमेंट के, और यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि कमेटी में कोरम नहीं पूरा हुआ और वापस चले गए। आपका तो TADA मिल जाएगा अगर आप आ गए। लेकिन उनके बारे में क्या परसेप्शन, एक तो पॉलिटिशियंस के बारे में परसेप्शन क्या बनता है, परसेप्शन ये होता है कि साहब ये लोग क्या करते हैं। कमेटी इन हाउस मीटिंग होती है, तो इन हाउस मीटिंग भी आप सब लोगों को मालूम नहीं कि आप कितना सिंसियरिटी। और मैं कह सकता हूँ कि इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कमेटी सिस्टम इज द ओनली राइट सिस्टम कि वेयर एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर ही बिलोंग्स टू ट्रेजरी बेंचेज, आइदर ही बिलोंग्स टू अपोजिशन। आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ, वहाँ पे हर MP उस तरीके से काम करता है। पार्लियामेंट में तो अपनी पार्टी लाइन पे बोलता है और पब्लिक डोमेन में रहता है, सारी चीज़ें ऑन एयर रहती है।
उसको अपने रिजर्वेशन के साथ पार्टी लाइन पे बोलना होता है, लेकिन कमेटी में जब बोलता है तो वो केवल कॉमन मैन की बात करता है, देश के हित की बात करता है, चाहे किसी पार्टी से। तो फिर कमेटी तो हमारा राइट फोरम है, कमेटी से अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। कमेटी में आप जिस सेक्रेटरी के यहाँ आप 3 बार फ़ोन करें तो आपको अपॉइंटमेंट भी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको लगता है अरे MP तो रोज़ टाइम मांगते हैं। और जब आपकी कमेटी में आएंगे, जब आप होमवर्क करके आएंगे, जो आपकी सेक्रेटरीट क्वेश्चनायर भेजते हैं, उस क्वेश्चनायर पे आप सप्लीमेंट्री तैयार करके आएंगे, तो फिर उन सेक्रेटरीज का परसेप्शन ही बदल जाता है कि अरे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो वी थिंक कि साहब ही हैज़ नो आइडिया अबाउट एनी टेक्निकल थिंग एंड ही इज़ नॉट टेक्नोक्रेट, हाउ ही हैज़ कम टू नो ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसका हमको जवाब नहीं देना पड़ता। 10 बार हम सवाल उठाते हैं, ऐसे मेहनत करके आता हूँ कि उन सवालों का जवाब के लिए सेक्रेटरी कहता है सर मैं बाद में सबमिट कर दूंगा या मैं इन राइटिंग दे दूंगा। तो जो सेक्रेटरी 24 आवर्स ही नाउ डीलिंग हिज डिपार्टमेंट, मतलब ही हैज ऑल द नॉलेज एंड फिंगर टिप्स अबाउट द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, उसको भी हम निरुत्तर करते हैं। तो आप ये सोचिए कि जिस कमेटी की बात मैं कर रहा हूँ, उस कमेटी में जिसमें आप जाइए, मेरी शुभकामनाएँ। और ये मत सोचिए कि हमको अच्छी कमेटी मिल गई कि खराब कमेटी मिल गई, किसी कमेटी मिल गई। जो कमेटी मिल गई, आप अपने उस काम से उस कमेटी में आप ये करें कि आपको अपने आप महसूस होगा कि उस कमेटी में उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और बाहर तक इमेज चली जाती है कि भाई ही जो क्वाइट सिंसियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही ऑलवेज कम्स विद द होमवर्क और ही यूज टू रेज वेरी वैलिड क्वेश्चंस, वैलिड कंसर्न। ठीक, अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करिए, लेकिन उसके साथ साथ उनके पॉलिसी जो प्रोग्राम्स में करिए। ये केवल मत सोचिए कि आए, हमने अटेंडेंस पे दस्तखत कर दिया और फिर चल दिए तो आपकी अटेंडेंस हो गई। तो बहुत से हमारे साथी ये करते हैं कि बस दिल्ली आना हुआ तो उसमें आपको आने जाने का एक रिम्बर्स होता है और केवल मीटिंग में दस्तखत करने आ गए। आप यकीन करिए मीटिंग में कोरम नहीं पूरे होते, मीटिंग में कोरम नहीं पूरे होते, और अगर मीटिंग होती भी तो आधा घंटा, 1 घंटे, 1.5 घंटे। और आप यकीन करेंगे 34 मीटिंग हुई और 86 आवर, 86 घंटे हमने मीटिंग लिया है अपने एनर्जी कमेटी की। आप यकीन करें कोई मीटिंग 2-2.5 घंटे से 3 घंटे से कम नहीं हुई। ये मैंने दिल्ली में, और अगर मैं स्टडी टूर पे गया तो वहाँ मैंने 8-8 घंटे मीटिंग ली है, 10-10 घंटे मीटिंग ली है। और आप यकीन करिए कि उसका फ़ायदा ये हुआ है कि आखिर मीटिंग में आप क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। मीटिंग में आप कंट्रीब्यूट करते हैं कि आप जो चीज़ें सवाल करते हैं, जवाब आता मंत्रालय से, जो आप सुझाव देते हैं, जिसका जवाब हमारे रोज़ अभी नए नए जो हमारे साथ हैं, जैसे मैं चंद्रशेखर जी को देखता हूँ, ये चाहते कि मंत्री से मेरा जवाब आ ही जाए, क्योंकि ये सोचते हम चुन के आए हैं। तो मैं इन्हीं का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं आप सबको, आपको लगता है कि नाउ वंस इफ आई हैव बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नाउ आई हैव राइट कि आई हैव टू रेज क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग, एंड मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट इज बाउंड टू रिप्लाई। तो हमारा उत्तर पूरा नहीं आ रहा, और पाल साहब घंटी बजाते रहे हैं, या मंत्री बैठ जा रहे हैं, या दूसरे का नाम पुकार लिया जा रहा है। स्पीकर साहब कह रहे हैं कि भाई सप्लीमेंट्री छोटा करिए, तो वहाँ वाकई छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि 5 सवाल 6 सवाल कितना स्पीकर साहब के टोकने के बाद 20 से ज़्यादा 20 सवाल में नहीं आता। जो 20 स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें भी नहीं आ पाता। लेकिन यहाँ जब सेक्रेटरी आ गया, आप जिस कमेटी में हैं, तो उससे आप 10 सवाल कर सकते हैं। बहुत से हमारे चेयरमैन होते हैं जो मैंने सवाल किया तो कहते हैं अच्छा सभी मेंबर एक बार सवाल कर लें और लास्ट में सेक्रेटरी जवाब दे देगा। तो अब उसके ऊपर होता है कि 2-4 सवालों का जवाब देता है, फिर और फिर कहता है चेयरमैन सर लेटर आई विल सबमिट ऑन द रिप्लाई। तो अब मेंबर्स को लगता है यहाँ भी हमको सवाल कहीं नहीं मिला। तो ऐसे पे लगता है कि जब हमने सवाल पूछा और हमको सवाल का जवाब नहीं मिला, तो इस कमेटी में आने से क्या फ़ायदा, मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी को छोड़ के आऊँ, कमेटी में बैठूँ। लेकिन मेरा अपना काम करने का तरीका है कि मैं वहाँ चाहे मैं किसी पक्ष का कोई हो, उस पक्ष का जो सवाल उठता है मैं उस सेक्रेटरी से उसके सवाल के बाद में उसकी रिप्लाई कराता हूँ कि 1 by 1 मेंबर अपना सवाल करें एंड सेक्रेटरी हैज़ टू रिप्लाई। अगर नहीं कर सकते तो फिर उनको कहना चाहिए कि क्यों नहीं कर सकते, उसको जब जाओगे। और उसके नाते
मेरी मीटिंग में आप दोनों जॉइंट सेक्रेटरी मौजूद हैं, साल में एक भी मीटिंग कोरम के अभाव में कैंसिल नहीं हुई, और सभी जो दूसरी कमेटीज में हैं आपको मिलेगा फीडबैक कि सब कहते हैं हम जगदम्बिका पाल जी की कमेटी में जाएंगे। और कमेटी करती क्या है? तो कमेटीज में जब मीटिंग्स आप करते हैं, आप जिस चीज़ पे, जिस स्कीम्स की या जिस प्रोग्राम्स की या जिस पे भी आप करते हैं, तो उस पे आप जो भी होता है उसके बेसिस पे हमारा सेक्रेटरीट रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस होती है। अब आप सोचिए कि गवर्नमेंट ने कोई बिल बना लिया, विधेयक बना दिया, तो उनको तो लगता है किंग कैन डू नो रॉन्ग। लॉ सेक्रेटरी ने वेट किया और मंत्रालय ने देखा, पूरे एक डिटेल डिस्कशंस के बाद मंत्रालय और लीगल जस्टिस डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट मिल के कोई तो नया बिल लाता है, और उस बिल को इतना करने के बाद अब ये कमेटी के सामने क्या, कमेटी के लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं, मतलब ये तो है नहीं कि दे न्यू द लीगल जूरिस्प्रूडेंस या दे आर एक्सपर्ट इन लॉ ऑफ टार्ट्स या किसी चीज़ में। तो उनको इसके बावजूद भी, लेकिन जब आप हैं तब उनको एहसास होता है अधिकारियों को, जब आपकी रिपोर्ट जाती है जो आपने जिस बेसिस पे डिस्कस किया, तो आप यकीन करिए कि इन एनर्जी कमेटी वी गेव वेरियस सजेशंस टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशंस in the reports of the committee during 17th Lok Sabha as a chairman, and energy committee gave 246 recommendations. मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ऐसे मैं किताबी भाषण कर दूँ तो आपको कोई मतलब नहीं होगा, इससे आप शायद ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे। तो एज ए चेयरमैन माई एनर्जी कमेटी gave 246 recommendations on our own report to गवर्नमेंट ऑफ एनर्जी डिपार्टमेंट, बिजली मंत्रालय को हमने 246 रिकमेंडेशन दिए। कुड यू बिलीव कि आउट ऑफ विच 246 taking 92.3%, 92.34% recommendations were accepted by the government. ये कितनी बड़ी चीज़ है, वो अकेला मेरा नहीं है, ये मैं अपनी पूरी कमेटी को आभार व्यक्त करता हूँ। और उस कमेटी में हमारे साथ कांग्रेस के भी लोग हैं, डीएमके के लोग भी हैं, एआईडीएमके के लोग हैं, और सभी लोग हैं उस। और कमेटी में मेरी एक कमेटी, जिस कमेटी में कभी 15, 17, 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कम नहीं आए, और जैसे कोई स्कूल में फिक्स कर दे, थर्सडे था ना, कौन सा दिन, हाईएस्ट अटेंडेंस भी है, हाँ ठीक ही कह रहे हैं। और सुनिए, अभी तक इस पार्लियामेंट में कोई प्रक्रिया नहीं किसी कमेटी की। हमने कहा था भाई महीने में हम लोग 4 मीटिंग करेंगे, तो दिन भी हमने फिक्स कर दिया था कि थर्सडे रख लीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि कभी चेयरमैन अपनी सुविधा से कभी मान लिया 15 तारीख को बुला लिया, अब उस दिन आप में से किसी के अपनी कंस्टिट्यूंसी में चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, किसी की कंस्टिट्यूंसी में कोई उद्घाटन है, कुछ है, तो हमने कहा भाई वंस इन ए वीक थर्सडे हम फिक्स कर देते अपनी कमेटी मीटिंग के लिए। तो थर्सडे लोग अपने को स्पेयर कर लेते थे कि हमको थर्सडे दिल्ली जाना है, ये हमारी अपनी स्ट्रेटजी थी, और किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में शायद ये नहीं हुआ, जिसके नाते ये 34 मीटिंग्स हुई। और अगली बार तो सितंबर में कमेटी बनी, और जनवरी के बाद से फिर चुनाव शुरू हो गया। इवन देन ड्यूरिंग द लास्ट टर्म जस्ट बिफोर द जनरल इलेक्शन वी मैनेज टू कंडक्ट 13 सिटिंग्स, और वो भी 23 घंटे हम बैठे ये इसी कमेटी में बैठ के, वो भी विच वॉज अगेन हाईएस्ट एमंग्स ऑल द डिपार्टमेंटल रिलेशन, मतलब स्टैंडिंग कमेटी। तो इससे ये हुआ, मैं 2-4 उदाहरण अगर आपको बता दूं कि ये 246 जो रिकमेंडेशंस में 90.34% हुआ है। मैं पूरा बताऊंगा तो आई थिंक सो इट विल टेक आवर्स टू आवर्स, लेकिन मैं 3-4 उदाहरण बता दूं कि जैसे किस तरह के रिकमेंडेशंस होते हैं। मतलब ओनली विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल आई वुड लाइक टू मेंशन ओनली फ्यू ऑफ द recommendations which have been actually implemented by the government, and this will give an idea as to how the suggestions and recommendations, इससे आपको भी होगा कि किस तरह के suggestions and recommendations of the committee can make an impact on the policy decision of the government. मतलब गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजन को आप कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं।
मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो यू आर एनफ कैपेबल टू चेंज, टू गिव योर इम्पैक्ट ऑन इवन द गवर्नमेंट पॉलिसी। अब जैसे हमने एक रिकमेंडेशन किया कि द कमेटी हैड रिकमेंडेड formulation of a dedicated program to support a solar manufacturing in the country। हम जब कमेटी में आते थे तो कमेटी के सेक्रेटरीज कहते थे साहब हम 500 गीगावाट अचीव करना चाहते हैं, 500 गीगावाट सोलर एनर्जी अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हमको सारे पार्ट्स चाइना से मंगाना पड़ता है। तो सोलर एनर्जी का जो मैन्युफैक्चरर था वो चाइना था, क्यों शर्मा जी? तो इसलिए दिक्कत आ रही थी कुछ। तो उसको जब हम लोगों ने ये बात लगातार उठाई तो हमारी रिकमेंडेशंस आई, एंड आर रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कमिटी रिकमेंडेशंस इंक्लूडिंग माय ऑल द मेंबर्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द PLI स्कीम। जो रोज PLI स्कीम देख रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, PLI स्कीम ऑफ फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स। तो उन्होंने कहा कि हम PLI करेंगे जिससे कि गवर्नमेंट सब्सिडी देगी और गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प करेगी इन एंटरप्रेन्योर्स को जो सोलर के क्षेत्र में जा रहे हैं। इतना बड़ा अचीवमेंट हमने किया। एक दूसरा ले लिए कि सोलर लाइट में एरिडा केवल कॉरपोरेशन बड़ी कंपनीज को, बड़े कॉरपोरेट हाउसेज को केवल लोन करती है, इंडिविजुअल्स को नहीं करती थी, छोटे एंटरप्रेन्योर्स को नहीं कर रही थी। तो हम लोगों ने कहा भाई कि अगर इरेडा इज ए फाइनेंसिंग एजेंसी फॉर सोलर टू इन्हांस सोलर पावर सेक्टर, तो वाई यू आर सो हैंडीकैप्ड एंड यू आर लिमिटेड ओनली टू जस्ट प्रोवाइड लोन्स एंड फाइनेंसेज टू ओनली बिग हाउसेज या कॉर्पोरेट हाउसेज? तो हम लोगों ने कहा द कमिटी हैड रिकमेंडेड इंक्रीज इन द कैपिटल बेस ऑफ एरिडा थ्रू इक्विटी इन्फ्यूजन, कि भाई छोटे लोग भी अपनी इक्विटी इन्फ्यूजन करें तो आप उनको भी दें। इसके लिए गवर्नमेंट ने जानते क्या डिसीजन किया? केवल आपको रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट नहीं किया है, यू विल बी हैप्पी कि कमेटी की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो जाए, उसके बाद फिर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट उसमें एक्सेप्ट करने के बाद ATR कितना हुआ, एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या हुआ, मैं आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। और वो आपकी मेहनत के लिए इससे बड़ा संतोष का विषय नहीं हो सकता है फॉर लाइफ फॉर एवर, कि इफ़ आई डिड सम होमवर्क, इफ़ आई डिड सम वर्क फॉर माई पीपल ऑफ द कंट्री and we succeeded also, and government has not only accepted those recommendations, even they did also, they have implemented and action taken report they have submitted. तो आप सोचिए इसमें उन्होंने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड एडिशनल इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ ₹1500 करोड़ इन इरेडा। 1500 करोड़ नए इंटरप्रेन्योर्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए पैसा दिया गया। आज इसीलिए हम सोलर में नंबर 2 हो गए वर्ल्ड में। फिर इसी तरीके से एक प्रोग्राम अभी आया है कि प्रधानमंत्री जी का सूर्य घर प्रोग्राम, लेकिन उसके पहले एक प्रोग्राम चला सोलर रूफटॉप प्रोग्राम। वो केवल कुछ राज्यों में, गुजरात में, इवन आंध्रा में, कुछ साउथ में ऐसे चला। तो रिगार्डिंग सोलर रूफटॉप प्रोग्राम द कमिटी हैड रिकमेंडेड दैट द प्रोसेस ऑफ सब्सिडी डिसबर्समेंट शुड बी मेड ट्रांसपेरेंट, सिंपलर एंड फास्टर through the single window clearance system, and preferably a digital platform be developed for this purpose to reduce the human interface in the process। जैसे इनकम टैक्स की बात कि भाई आमदी तो इधर से इस खिड़की से उस खिड़की, उस खिड़की से वो खिड़की, और सिंगल विंडो क्लियरेंस है नहीं। अब उसको अपने मतलब चीज़ों को सक्सीड करने के लिए करते करते थक जाता है, और फिर जब उसके पास न वर्किंग कैपिटल बनता है, न उसके पास जो उसने लोन लिया उस पर भी EMI आता है, और जो आज MSME में दिक्कतें हुई उसी लिए हुई। तो जब हम लोगों ने इस पर रिकमेंड किया कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हो और डिजिटल प्लेटफॉर्म हो इस पर्पज़ के लिए, और रिड्यूस कर दिया जाए कि आदमी से इंटरेक्ट करना पड़े, उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर। ये है कमेटी का एक्शन टेकन रिपोर्ट। इसी तरीके से बायो पावर प्रोग्राम में हम लोगों ने नोटिंग दैट बायो पावर प्रोग्राम इंक्लूडिंग बेस्ड टू एनर्जी, आज जो हर शहर में बेस्ड टू एनर्जी की बात होती प्रोग्राम, एंड न्यू नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम वेर डिसकंटिन्यूड। उस समय डिसकंटिन्यूड कहा गया, और एक तरफ दूसरी तरफ था कि भाई मतलब हम बेस्ड टू एनर्जी, बेस्ड टू वेल्थ,
आखिर वेस्ट को हम वेल्थ मानते हैं तो उसको एनर्जी कैसे कन्वर्ट करें। तो द कमिटी हैड इम्प्रेस्ड अपॉन द मिनिस्ट्री फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ दीज प्रोग्राम्स। हमने कमेटी से कहा, गवर्नमेंट से, कि आप इसको कंटिन्यू करिए। तो देन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नोटिफाइड दैट नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम फॉर पीरियड अप टू 26, जो बंद कर दिया था उसको 2026 तक फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेस्ड टू एनर्जी के प्रोग्राम को कंटिन्यू किया। कमेटी तो ये कर सकती, जो आप किसी मिनिस्टर से आश्वासन नहीं ले पाते सदन में, क्योंकि वो तो सवाल अपना है, जो उत्तर डिपार्टमेंट से आ गया उसी उत्तर तक रहता है, सोचता कि मैं कैसे आपका उत्तर दे के निकल जाऊं। लेकिन यहाँ तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके सीधे, मतलब कि आपको सीधा जिन ऑफिसर्स के साथ पार्लियामेंट में वो आपके लिए जवाबदेह नहीं हो सकते हैं, इसी कमेटी में ही वो जवाबदेह होते हैं, कि कमेटी में आपके सेक्रेटरी जाएंगे। और कमेटी की पावर भी है कि अगर लगता है कि महीने में 2 दिन बैठ रही कमेटी, और आपको जब सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे तो आप देखेंगे इतने सब्जेक्ट सिलेक्शन हैं कि तो 1 साल में क्या कई साल में ही काम कर पाएंगे। जिस मिनिस्ट्री में भी आप बनेंगे, मतलब डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में, तो सब्जेक्ट सिलेक्शंस भी 30-30, 40-40 हो जाते हैं। तो कम से कम इस कमेटी की पावर है कि आप उसमें सब कमेटी बना दीजिए। अच्छा, उसके लिए तो आज जो कमिटीज है वो कमिटी चाहेगी तो मेक 1 और मोर सब कमिटी, ये अंडर रूल 263 है। तो आप अपनी कमेटी के चेयरमैन को सजेस्ट कर सकते हैं कि साहब ज़्यादा काम है तो इसमें 1 कमेटी, 2 कमेटी, सब कमेटी। पीएससी करती है लेकिन और प्राय कमेटीज नहीं करती, लेकिन हम कर सकते हैं। तो कर सकते हैं तो उससे काम बढ़ जाएगा कि उसमें फिर 4 लोग 5 लोग आ गए, 2 कमेटी आपने बना दिया तो कुछ लोग आ गए, कोरम की भी कमी नहीं होती है, और 2 और चेयरमैन बन गए, फिर साथ में जब एडाप्ट करना होगा तो हो जाएगा। और वो कमेटी, सब कमेटी भी उसी तरह से एविडेंस ले सकती है, या मतलब कॉल फॉर डॉक्यूमेंट्स कर सकती है, टेक एविडेंस, जैसे फुल कमेटी करती है। ये रूल 269 में है। सेंड फॉर पर्सन पेपर्स एंड रिकॉर्ड रूल 270 में है। तो इस तरीके से, क्योंकि एक तरह से ये माना जाता है कि जो पब्लिक पॉलिसी है एज लेड डाउन बाय पार्लियामेंट इज ओवरसाइड बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी। तो जो जितनी पब्लिक की पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है उसके ओवरसाइट के लिए पार्लियामेंट कमेटी ही है। यू आर सो पावरफुल, सो प्रिविलेज। आर्टिकल 105 ने आपको इतना प्रिविलेज दिया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी एक दिन चंद्रशेखर जी कह रहे थे कि हमारे ऊपर कितने मुकदमे हैं, 50 मुकदमे हैं। क्या होगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कहीं कुछ भाषण दिया होगा, कहीं कुछ भाषण दिया होगा, कोई झगड़ा थोड़ी किया, हम व्यक्तिगत कोई नहीं, लेकिन 55 केसेज हो गए। तो आप सोचिए, यही चंद्रशेखर जी कल तक जिन चीज़ों के लिए 55 मुकदमे में तारीखों पे जा रहे होंगे, ट्रायल फेस कर रहे होंगे, कोर्ट में अपीयर होना पड़ता होगा, अब आज उन्हीं चीज़ों के उससे ज़्यादा भी सख्त बोलने में पार्लियामेंट में एक भी मुकदमा नहीं होगा। तो यू आर सो प्रिविलेज्ड कि कल तक अगर वही चीज़ आप कहीं पब्लिक मीटिंग में, कहीं सड़क पे, कहीं पब्लिक प्रीमाइसेज में, अगर इफ़ यू आर गोइंग टू डिलीवर योर स्पीच एंड दैट इज डेरोगेटरी या इन एनी रेस्पेक्ट कम्युनल या कुछ भी, या जिसको भी, या चाहे एग्जीक्यूटिव आपके खिलाफ मुकदमा लिखना चाहे तो लिख देगी। तो लेकिन यहाँ कोई सरकार नहीं, यहाँ जुडिशरी भी नहीं कर सकती। मतलब आप यहाँ जुडिशरी को भी क्रिटिसाइज करते हैं द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो जुडिशरी मतलब सुमोटो कुछ नहीं कर सकती। मतलब आपके पास ये इतनी पावर है। और सिविल केसेज में आपको पार्लियामेंट के 40 दिन पहले, 40 दिन के बाद तक आपको बुला नहीं सकते। पार्लियामेंट जिस समय चल रही उस समय कोई चीज़, तो इसलिए आपके पास ये है। इसी तरीके से हम लोगों ने एक रिकमेंडेशन और किया, पहली बार इसी कमेटी ने किया, कि द कमेटी हैड रिकमेंडेड दैट वायबिलिटी गैप फंडिंग मे बी प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू मेक ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अब कोई भी इंटरप्रेन्योर मान लिया ऑफशोर एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगा रहा है, अब उसने 2 करोड़ का लोन ले लिया, 80% काम हो गया। अब 80% काम होने के बाद अब उसकी स्थिति कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो जो एक गैप हो गया
तो आप यकीन करिए कि जो हम लोगों ने इसको रिकमेंड किया, इसलिए कि मुझे आज कहा तो मैं तो अपनी एनर्जी कमेटी के कुछ रिकमेंडेशंस आपको बता दे रहा हूँ। तो ऑन फरवरी 1 2024, मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ, 1 फरवरी 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस दैट द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर 1 गीगावाट कैपेसिटी ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी। तो आप तो इस कमेटी के रिकमेंडेशंस कर दें। कमेटी के रिकमेंडेशंस को डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया। एक्शन टेकन रिपोर्ट में केवल एक्शन टेकन नहीं, उसने अपना फाइनेंस वित्त मंत्रालय को लिखा कि साहब ये रिकमेंडेशन ठीक है, इस रिकमेंडेशन से जो ऑफशोर के प्रोजेक्ट्स हैं समुद्र के किनारे के, वो प्रोजेक्ट्स वायबल हो जाएंगे। तो उसकी वायबिलिटी के लिए वायबिलिटी गैप का फंड बनाया जाए। इसके लिए खुद वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2024 को इसकी घोषणा किया। तो मुझे लगता है कि शायद अब बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि पार्लियामेंट कमेटी को ये मत समझिए कि पार्लियामेंट्री कमेटी है तो आप दिल्ली आ गए और फिर आप पार्लियामेंट कमेटी में बैठने के बजाय दस्तखत किया, आपने सोचा जरा हेल्थ में वो काम है मैं वहाँ कराऊँ, उस अधिकारी से मिलाऊँ, या फला कंस्टिट्यूंसी का काम है मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट में सड़क का, तो सड़क का मिलाऊँ। तो यहाँ यू डोंट स्पेंड योर टाइम गुड टाइम, रादर यू हैव कम टू दिल्ली। इवन नाउ यू हैव साइन, यू वर प्रेजेंट बट ओनली फॉर हाफ एन आवर। हम लोग भी अपना इस एक्सपीरियंस को देखते हैं। तो इस एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि अगर शायद पार्लियामेंट्री कमेटी में आप अपने को सिंसियरिटी के साथ बैठेंगे तो आप निश्चित तौर से न केवल इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे बल्कि देश की जनता के ऊपर एक बड़ा एहसान करेंगे कि ये जो देश की ब्यूरोक्रेसी है, देश की जो एग्जीक्यूटिव है, जिसको चाहे हम पार्टी हो चाहे किसी पार्टी में कोई हो, चिंता और चर्चा आप करते हैं कि साहब रेड टेपिज्म है या ये जो एग्जीक्यूटिव के काम करने का तरीका है उसको हम जनता के प्रति जितना डिलीवरी होनी चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं हो सकती। तो वो अकाउंटेबिलिटी आप यकीन कर लीजिए इसी पार्लियामेंट्री कमेटी से होती है। पार्लियामेंट्री कमेटी में जब किसी डिपार्टमेंट को आप बुलाते हैं तो वो फिर कई दिन तैयारी करते हैं कि पता नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन सा सवाल पूछ लेगा, होता है ना यही। अन्यथा तो वो केवल एक मिनिस्टर के साथ अकाउंटेबल है। मिनिस्टर ने बुलाया, मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई, मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग लगातार चलती रहती है, लेकिन पार्लियामेंट के साथ तो होती नहीं। तो इस पार्लियामेंट्री कमेटी का इतना एक इफेक्टिव रोल है। और ये जो बिल आ जाते हैं उस बिल पे आप देखिए कि कितना थ्रेड एंड वेयर डिस्कशन होता है, कितना अभी आपको भी अनुभव हो गया होगा कि वक्फ बोर्ड एक्ट जो अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, उस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट पे जिस तरह से हाउस का सेंस था, आपको लग रहा था कि मतलब हाउस एकदम कम्प्लीटली डिवाइडेड है। और अगर हमारी सरकार का बहुमत है, चाहती सरकार तो पास करा देती, मतलब निश्चित तौर से दोनों सदन। लेकिन यही है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कि सरकार उस बिल में हाउस के सेंस को देख करके आज उसने जेपीसी बना दी। और जेपीसी में सभी पार्टी के अनुपातिक समानुपातिक होते हैं, सबके नाम भी आ गए हैं। तो जो लोग वहाँ कंसर्न थे, जो लोग लगातार लग रहा था, क्योंकि कभी भी आपको तो बड़े लकी हैं कि किसी बिल के इंट्रोडक्शन पे, कि कोई बिल का इंट्रोडक्शन हुआ हो, उस इंट्रोडक्शन पे उसकी एडमिसिबिलिटी पे 2.5 घंटे डिस्कशन हुआ हो। मैं अपने 4 टर्म में पहली बार देखा हूँ कि जिस पे सभी मेंबर्स कोई 5 मिनट 10 मिनट, जबकि रूल 72 अगर आप देखें प्रोसीजर रूल्स का 72, तो उसमें अगर किसी एडमिसिबिलिटी पे अगर आपको करना है तो केवल एक संक्षिप्त ब्रीफ या मतलब बहुत ही ब्रीफ स्टेटमेंट देंगे। If a motion for leave to introduce a bill is opposed, the speaker if thinks, अगर स्पीकर समझते कि ऐसा देना जरूरी, if thinks fit, तो after permitting brief statement from the member, उस मेंबर के द्वारा ब्रीफ स्टेटमेंट होगा who opposes the motion, कि साहब ये स्वीकार नहीं होना चाहिए, प्रस्तुत नहीं होना चाहिए, and the member who moved the motion may without further debate put the question।
मतलब उस पर फर्दर डिबेट बिल पे जैसी चर्चा होती 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, वो 4 घंटे की चर्चा नहीं होगी बिल की। तो एक ब्रीफ, लेकिन आपने देखा स्पीकर साहब ने सभी पार्टियों के लोगों को पूरा एक तरह जैसे बिल में चर्चा होती दिया उन्होंने। तो ये है जो आज दुनिया में भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आज अपने बांग्लादेश को देखिए, श्रीलंका को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, टाइम नहीं है मैं उनकी बात करूं, लेकिन आज भी आपकी जो दुनिया में एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो रही है, ये कितनी बड़ी बात। लोगों को लग रहा था वक्फ का बिल आ रहा है, वक्फ का बिल आ रहा है, आएगा, पास हो जाएगा 12 तक और कानून बन जाएगा। लेकिन आपने देखा बहुमत के बाद भी सरकार ने उसको जेपीसी में भेज दिया। अब जेपीसी में उसमें सभी मेंबर्स के अधिकारियों के साथ बातचीत होंगी। अब उसके बाद जो उसके रिकमेंडेशंस आएंगी तो वो वहाँ पे कंसेंसस हो जाता है, वहाँ पे सभी लोगों का समावेश हो जाता है, क्योंकि कमेटी में कोई भी आदमी नोबडी बिहेव्स लाइक ए अनपार्टीजन लाइन, तो उसके बाद फिर सर्वसम्मति से अपने आप तय हो जाता है। इसी तरह से हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है, वो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल था कि राज्य के अधिकार ले रहे हैं और साहब ये जो डिस्कॉम है अभी स्टेट्स के पास है, तो पैरेलल अगर डिस्कॉम दिया जाएगा तो एक कठिनाई होगी। आप सोचिए कि हमारी कमेटी को रिफ़र हुआ था और एक बिल के लिए हमने द कमेटी हेल्ड 13 सिटिंग्स फॉर एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑन प्रोविजन ऑफ द बिल इंक्लूडिंग 4 डिस्कशन ड्यूरिंग द स्टडी विजिट। और आप जानते हैं उस कमेटी में हम चेयरमैन थे, कितने स्टेट के हमने पावर सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी बुलाया था। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु सबसे ज़्यादा अपोज कर रहे थे, वेस्ट बंगाल, केरला, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड एंड तेलंगाना अलॉन्ग विद द अदर डिस्कॉम्स। इतने स्टेट को इस कमेटी ने, आप हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में, लेकिन आपको प्रिविलेज है कि आप स्टेट्स के भी अधिकारियों को बुला सकते हैं। सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, अच्छा नहीं तो ये नहीं, अगर पूछना चाहेंगे तो हम बता अभी कर लेते हैं, बता दीजिए अभी कर लेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जिस तरीके से इन कमिटीज़ का है, तो ये कमिटीज़ के आप अगर इसका इस्तेमाल करें, आप मतलब एक हम यूडी, उसके पहले यूडी में चेयरमैन थे, उसमें भी आप इसी कमेटी का आप देखिए कि इम्पैक्ट ऑन लेजिस्लेशन केस स्टडी, में एक केस स्टडी कहता हूँ। द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एग्जामिन द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, वो जो पीएम स्वनिधि थी, वो पीएम स्वनिधि थी, वो 10,000 उस समय कोविड के दौरान वेंडर्स को दिए जा रहे थे, जिनके दिहाड़ी रेडी पटरी वालों की दुकानें बंद हो गई थी, अब उनके पास मतलब हैंड टू माउथ हो गए थे। तो उस पर हम लोग जब कमेटीज़ की मीटिंग कर रहे थे तो ये बात आती थी कि साहब स्वनिधि में 10,000 भी नहीं मिल रहा है, इसलिए कि उसमें वो देखते हैं कि उनका जो सिविल स्कोर है, क्योंकि कोई भी बैंक लोन देती है तो वो सिविल स्कोर देखती है, तो एक सिविल स्कोर की बात आई और 10,000 के लोन में भी स्टैम्प ड्यूटीज की बात आई। तो बिकॉज ऑफ ओनली दिस कमिटी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम था कि वाज टू गिव रिलीफ टू स्ट्रीट वेंडर्स हाकर्स हुज बिजनेस earnings were adversely impacted due to the COVID-19 pandemic by facilitating collateral free working capital loan up to rupees 10,000 of 1 year tenure. Only due to our urban development committee persuasion, several hindrances in the implementation of the scheme were removed. For example, rejection of loan application बहुत बड़ी संख्या में रिजेक्ट कर दिया जाता था ड्यू टू लो सिविल स्कोर ऑफ द बारोइंग स्ट्रीट वेंडर्स was taken up and addressed, and waiving of stamp duty on loans given under PM Swanidhi by 26 states, annuities could be achieved and thereby simplifying the process of obtaining loans by street vendors. और 40 लाख लोगों ने उसमें उसका लिया। तो इस तरीके से चाहे मैं अर्बन डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन था या हम इसके बाद एनर्जी कमेटी में, मैंने इसलिए कुछ रिकमेंडेशंस आपको बताई कि उस कमेटी में आपका रोल क्या होगा। उस कमेटी में सीधे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आएंगे और जो भी चाहे बिल पे आप स्क्रूटनी करेंगे, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, आप सोचिए बजट बिना स्टैंडिंग कमेटी के सामने आए हुए और कम से कम उसकी 2 मीटिंग या उसके साथ पूरी डिटेल डिस्कशन
कि पूरे डिपार्टमेंट में जो बजट है उसका सिंगल पेनी कहाँ होगा, उसमें आप सजेस्ट करके किसी स्कीम में ज़्यादा पैसा का सुझाव दे सकते हैं, किसी स्कीम के पैसे का सुझाव कम कर सकते हैं। और ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है डिपार्टमेंट की, उसकी स्कीम्स के पैसे को रिवाइज भी करती है, फिर उसके बाद जो कम्प्रिहेंसिव ढंग से जाता है वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत होता है। तो चाहे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में हो, मतलब आपके पूरे साल का बजट हो, वो आप इस कमेटी के सामने आता है। फिर दूसरी बात, उस डिपार्टमेंट के जो भी पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो आता है। और इसी नाते आप देखते हैं कि जो अदर भी कमिटीज है, अभी आगे आपका क्लास आएगा, जैसे कमेटी ऑन प्रिविलेजेज है, वो उस कमेटी में भी आप देखते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिविलेज मिला है। उस पर खैर आगे चलेगा, मैं उस पर नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन जो आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, एडहॉक कमेटीज हैं, उन चीज़ों पे भी आपको इस पे करना होगा। और आपका जो पार्लियामेंट्री कमेटीज की सिग्निफिकेंस है, उसमें सबसे ज़्यादा है कि भाई मोस्ट ऑफ द एमपीज आर नॉट सब्जेक्ट मैटर and experts on every topic that comes before Parliament. And committees allow us to seek input from experts and stakeholders. So where you can get opportunity? Only you can get an opportunity only in parliamentary committee. कि आप parliamentary committee में मतलब you will give ample of time, thoroughly examine complex issues also. तो इस तरीके से कर सकते हैं। और एक बात मैं आपसे कह दूँ मेन, कि पार्लियामेंट्री कमेटी को आपको वही अधिकार है जो पूरे पार्लियामेंट को है। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री कमेटी को मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, क्योंकि डे टू डे अफेयर्स में देखिए, वहाँ पे तो अगर एक बिल आया तो एक बिल पे पार्टी में अगर आप भी बोलना चाहते हैं, आप भी, तो जितनी आपकी पार्टी की संख्या है, किसी पार्टी में 2 आदमी को, 3 आदमी को 40 मिनट का टाइम है, किसी पार्टी को 1.5 घंटे का, कहीं 3 घंटे का, 4-5 घंटे का डिस्कशन होना है। तो आप चाह करके भी वहाँ नहीं बोल सकते, कहेंगे आप साहब एक बिल पे बोल चुके हैं या आप बजट पे बोल चुके हैं, अब आप स्टैंडिंग कमेटी में नहीं बोल पाएंगे, डिमांड फॉर ग्रांट्स में नहीं बोल पाएंगे, आपने राष्ट्रपति के भाषण पर बोल लिया। तो वहाँ पे ये कठिनाई है। लेकिन यहाँ पे आपके पार्लियामेंट में आप चाहते हैं बोलना, वही चीज़ें आप इस पार्लियामेंट्री कमेटी में डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, लेंथ कर सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो इसलिए ये मान के चलिए कि और दिस पार्लियामेंट्री कमेटी like a mirror the composition of parliament itself, and with members from the different parties elected through a system of proportionate representation, and this allows for a more collaborative environment where consensus can be built across the party line. आखिर DMSP में डिफरेंसेज होते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं आते हैं कि DMSP के डिफरेंसेज हैं। एग्जीक्यूटिव क्यों आज स्ट्रांग है? एग्जीक्यूटिव इसलिए स्ट्रांग है कि आपस में कितने मतभेद हैं, एक दूसरे को डिफेंड करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। आप यकीन करिए, मैं इन लोगों से अभी कह रहा था कि जब मैं कभी भी अपनी कमेटी की मीटिंग करता हूं, तो जो क्वेश्चन आयर जाते हैं, तो क्वेश्चन आयर के जवाब आने में इनको हमारे डायरेक्टर को मंत्रालय से भेजना पड़ता है, फिर रिमाइंडर करना पड़ता है, फिर रिमाइंड करते हैं, और कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। तो मैं तो सेक्रेटरीज को सबको एक बात कहता था कि भाई आखिर अगर पार्लियामेंट्री कमेटी से क्वेश्चन आयर गए हैं, या जो क्वेरीज गई हैं, या जो मेंबर्स के सवाल गए हैं, उसको टाइम बाउंड जवाब दीजिए। तो मैं जवाब दे बनाता था और वो जानते थे कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, मैं पार्लियामेंट्री कमेटी में जब भी मैं बैठता था तो सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ये, और इस पार्लियामेंट की भी ब्यूटी आप यकीन कर लीजिए, इस पार्लियामेंट में भी हमारे पार्लियामेंट के ऑफिसर्स, पार्लियामेंट्री कमेटी के ऑफिसर्स, दे डोंट बादर कि वेदर यू बिलोंग्स टू विच पार्टी, वो आपको एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ट्रीट करते हैं। पहले दिन से आपने यहाँ अनुभव किया होगा कि जो अपने पार्लियामेंट के स्टाफ हैं, अधिकारी हैं, सब वो से, और पार्लियामेंट में भी मतलब आपको उसी तरीके से किया जाता है। वो ठीक है, आप पार्टी लाइन पे वहाँ पे चीज़ें होती हैं, तो इसलिए यहाँ हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कमेटी सर जी, कमेटी बहुत पावरफुल है, मगर अगर कमेटी का चेयरमैन आप जैसा हो तभी कमेटी अच्छा काम कर सकती है, वरना कोरम ही नहीं पूरा होगा। तो हमें तो ये पता लगा, आज हम ये सीखे
कि चेयरमैन आप जैसा लगनशील आदमी हो और उसकी इच्छा और दृढ़ संकल्प हो तभी कुछ हो सकता है। नहीं, कमेटी पावरफुल होगी कमेटी के मेंबर से, चेयरमैन तो कमेटी तो पावरफुल है, मगर अगर इंजन अच्छा नहीं होगा सर बताइए फिर कमेटी क्या तो एक संस्था है जी। वही संस्था तो उसको चलाने वाला इंजन में अगर कैसा डबल है, इंजन हो तो और लोगों बढ़िया का रहता है। पार्टिसिपेशन कैसा हुआ है डिपेंड करता है। और बहुत अच्छे चेयरमैन हैं, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें से भी चेयरमैन बनेंगे और वो इसी ढंग से चलाएंगे, क्योंकि जिससे कल अगर आज हमको स्पीकर ने एक अवसर दिया कि आप कमेटी सिस्टम पर बात करिए, तो मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके आया जी। अगर ये मेरी अपनी रिपोर्ट कार्ड नहीं होती तो मैं इस कॉन्फिडेंस से कैसे कहता कि Agreed, साहब मैंने agreed, 34 agreed। मीटिंग किया जो इस मगर पार्लियामेंट की सारी आपकी कमेटी से- रिकमेंडेशन जो है वो बहुत काफी बेहतर हुई और उस पर गवर्नमेंट ने काम किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपने मेहनत की, आपकी पूरी टीम ने मेहनत की। पूरी टीम ने आपने बताया ना सर, कई सर forum एक नहीं पूरे होते। कमेटी का कार्यकाल कितना होता है? 1 साल। एक साल में अभी जैसे आप आए हैं, अभी 3 तो परमानेंट कमेटी होती है, एस्टीमेट कमेटी और पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पैरा ऑडिट डिपार्टमेंट की देती है, और कूपू कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग वो पीएसयूज की देखती है, और उसके बाद 2 होती है, एक ओबीसी और एक एससी एसटी, और फिर 24 कमेटियाँ स्टैंडिंग कमेटी। तो अब ये आपका हाउस ख़त्म हुआ, पिछली बार बना था 10 सितंबर को, 13 सितंबर को जब लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले बनी थी Last कमेटी, year। तो मुझे लगता है सितंबर 13 तक बन सर, जाएगी। आवाज कम आ रही है थोड़ी सी। 13 सितंबर से बनेगी, और जिस दिन से बनेगी 1 साल रहेगी। फिर आप कमेटी- हाउस में भी आप 30 सेकंड से ज्यादा समय कर दो हमारे बोलने मैं का। बहुत बहुत माफी के साथ माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ माननीय जी सिर्फ 2 सवाल- सवाल हम और ले लेते हैं, सवाल और ले उसके बाद लेंगे। जो अगला सत्र है तो उसके हमें बाद पहले हम कह दिया सवाल तो मैं ले लेंगे। कंक्लूड कर लेता, हाँ, अभी तो 2 मैंने सवाल हम और ले लेते हैं, बहुत माफी के साथ, इन क्योंकि लोगों समय को क्वेरी हो तो उसका जवाब जी, तो दे जी। दे। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो माननीय सदस्य जेपीसी का पार्ट हैं, जब वो विधेयक वापस सदन में प्रस्तुत करा जाएगा, क्या उन्हें अनुमति होगी तो भी उस विधेयक पे चर्चा करने की और चर्चा में भाग लेने की? देखिए, नॉर्मली प्रैक्टिस में लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन बार नहीं है, वो बोल सकते हैं। मतलब जो जेपीसी के भी मेंबर हैं वो वहाँ बोल सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे तो उन्होंने कमेटी में जो भी किया वो तो एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग किया। अब जब उसकी रिपोर्ट आ गई तो वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आ गई, पब्लिक डोमेन में आ गई। तो अब उसके बाद तो फिर कोई मेंबर कुछ भी कहे तो वो रिपोर्ट जब एक बार सार्वजनिक हो गई, कॉन्फिडेंशियल तब तक है जब तक कि वो सदन के पटल पे या स्पीकर के यहाँ प्रस्तुत नहीं होती, तब तक आपको यू हैव टू मेंटेन योर कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर उसको नहीं मेंटेन करते इफ़ यू आर ए मेंबर, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, जो आपको प्रिविलेज हैं आपको भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का फेस करना पड़ेगा। If you break confidentiality. हाँ, सब- But sir, does आप the देखिए, does the just you one immunity example in 17th Lok Sabha, one member was absolutely but the immunity granted to one on the floor of the house, is that also extended to the meetings of the committee or not? It is? yes, Sir, the yes. joint secretary. yes, yes, It is. absolutely. So it's confidential and you have immunity during the committee meetings. Thank you, sir. सर एक क्वेश्चन पूछना था Sir, today morning we heard that there's a committee called Committee of Petition, where we can ask for anything that we want. So does that have to relate to our 0 hour? Suppose I ask for something in my 0 hour and I did not get it and I want to put it in the petition. Is that possible for me to do that, or can I directly put something to the Committee of No, Petition? you can. In petition committee, so I think so you have to submit your petitions. Ji. So if you have some petitions from your, I think so, constituency, so there are some people, if they are giving you some memorandum, either any petitions, so just you can write, you can write from some countersign, then you can submit. So petition committee is also a very important committee where a number of issues which could not address at some other forum, so you can succeed also. एक अनुरोध हमारा है जी आपसे, जी एक अनुरोध इधर से, जब आप सदन में चेयर पर बैठते हैं तो नए सदस्यों को बोलने का 30 सेकंड नहीं, उनका समय 5 मिनट कर दो। 30 सेकंड में तो कुछ कह ही नहीं पाते। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आप ये सोचिए कि जब मेरे पीछे स्पीकर साहब आ गए और हाउस को कंक्लूड करने के लिए, या तो आपने देखा कि मैं अगर 30 सेकंड में कम से कम मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की बात तो आई, कम से कम वो एक प्रोसीडिंग के हिस्सा तो बने
और उस प्रोसीडिंग में उन्होंने मान धन्यवाद। लिया 30 सेकंड में अपनी बात धन्यवाद है सर आपका। 30 लेकिन मिनट अगर- 30 सेकंड में बात गई हमारी, वरना तो कल कुछ भी नहीं था। आपकी हमें तो आपके 30 आशीर्वाद से सेकंड भी हुआ नहीं सब मिला, हम तो 30 क्योंकि सेकंड लेके ही चिल्ला रहे थे। नियम क्या है कि 20 बैलेट होता है। Yes. 0 आवर में 20 ही बैलेट होते हैं। कुछ। सर ये जो शिकायत करें इनका समय काटो सर आप। लेकिन आगे मैं कहूँगा, सुन लीजिए मैं कि आगे मैं स्पीकर साहब से अनुरोध करूँगा कि आगे जब अगले सेशन चलेंगे तो 0 आवर शाम को कर दें और रात को 12 बजे तक चला दें, सबको पूरा टाइम हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा और मैं बैठने के लिए तैयार रहूँगा। और स्पीकर साहब इज वेरी काइंड इनफ, लेकिन इज उसमें- वेरी लिबरल। नहीं सर, ऐसे स्पीकर नहीं मिलेंगे जिन्होंने नहीं सर, एक निवेदन है उसमें ये कहना कि जो लोग बैठे हों उनको मौका जरूर दिया जाए। नहीं आपको स्लिप भेजनी पड़ेगी। जी, आपको जी, हाँ, स्लिप भेजनी स्लिप पड़ेगी। भेजेंगे, स्लिप मान लीजिए आप भेजेंगे। बैठे हो, आप नहीं उठाना चाहें। 0 आवर देने के बाद हम लोग आपको चिट्ठी भेजते हैं, तो आप लोग जो संधि देते हैं उसमें आपके पसंद या नापसंद या ऐसा कुछ रहता है क्या? नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं, क्या होता है, कल का हम एक्सपीरियंस बताते हैं कि हम लोगों ने सबके स्टार्ट में हम लोगों ने चिट्ठी भेजी थी जब 0 आवर स्टार्ट हुआ तब, लेकिन हमारा नंबर ही नहीं आया। हम लोगों का वोट हमारे पीछे से लोगों ने दिया, उनका नंबर आया। नहीं आप देखिए, ऐसा नहीं है। एयर पे सवाल बिल्कुल खड़ा नहीं। कर रहे हैं आप। अच्छा ये बताइए कि मैं why- पूछता, नहीं, chair if पे सवाल नहीं somebody is on chair, why he will be वही, impartial? वो- And मतलब why he will be partial to someone? सर I think that he bound to be impartial. सर अगर स्टॉप भी कोई जरूरत ही नहीं आपको आंसर देने, छोड़ दे, खत्म कीजिए, कोई मतलब ही मैं नहीं एक बार सर। फिर से बहुत माफी के साथ ये तो आप तो दे रहे हैं जवाब सर, ये बहुत है। श्री जगदम्बिका पाल जी का इस समय बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी और सभी से माफ़ी चाहती हूँ। और जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ आगे के सत्र में भी जुड़े हुए हैं, तो बाकी के सवाल हम आगे शामिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं श्री श्रीनिवासलु गुंडा जी, श्री RK सूर्य नारायण जी, श्री संजीव शर्मा जी और श्री संतोष कुमार जी, आप सभी का शुक्रिया कहूँगी इस सत्र में आप हमारे साथ जुड़े। बात अगले सत्र की करेंगे और अगला सत्र है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को लेकर। हम जानते हैं कि संसद, जिसे लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है, और सांसद लोकतंत्र के इस मंदिर में जनता के प्रतिनिधि हैं जिन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, जिससे ये सभी सदस्य निर्भीक होकर अपने विचार प्रकट कर सकें और जन कल्याण के कार्यों को अंजाम दे सकें। तो अब बात होगी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की। जी इस सत्र के बाद तो अगले 5 मिनट में हम अगले सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने 2 मिनट मांगे। अच्छा, तो आप बुला लीजिए। हम सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। अगला सत्र हम थोड़ा छोटा रखेंगे ताकि उसके बाद थोड़ा जलपान टी ब्रेक के लिए जा सके सभी लोग। सेशन के बाद ही है ना टी ब्रेक। जैसे मैंने कहा कि संसद में जनता के प्रतिनिधि जिन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं ताकि सभी संसद के सदस्य निर्भीक होकर अपने विचार प्रकट करें, जन कल्याण के कार्यों को अंजाम दें। संसदीय विशेषाधिकार ये कुछ विशेष अधिकार और रियायतें हैं जो कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और संसद की समितियों में भाग लेने वाले लोगों को मिलते हैं। हमारे संसद को संविधान के तहत विशेषाधिकार दिए गए हैं। राज्य विधानमंडल के सदनों को विशेषाधिकार का जिक्र भी संविधान में है। संसदीय विशेषाधिकार का मूल भाव संसद की गरिमा को सुरक्षा देना, संसद की स्वतंत्रता और स्वायत्तता की सुरक्षा करना है। क्या है ये विशेषाधिकार और इन विशेषाधिकारों का प्रयोग कैसे और कब किया जाता है, इन विशेषाधिकारों से जुड़ी जो तमाम बारीकियां हैं वो अब हम इस सत्र में जानेंगे। हमारे साथ माननीय लोकसभा सदस्य श्री जगदम्बिका पाल जी भी जुड़ेंगे। साथ ही सत्र में हमारे साथ श्री राजू श्रीवास्तव, जॉइंट सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटेरिएट, श्री रविंद्र गेरेमिला, फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटेरिएट भी इस सत्र में जुड़ रहे हैं।